अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रोफेसर मुक़्तदिर खान साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच आरजू, और आपके चाहने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम। थैंक यू सो मच सर। सर वैसे तो खैर पाकिस्तान की तरफ से यही कहा जाता है हमेशा से कि हम आजकल बहुत रेलिवेंट हो गए हैं जब से हमने ईरान और अमेरिका के बीच में डायलॉग करवाया है, और एक डायलॉग और होने जा रहा है। और कहा यह जा रहा है कि जी ईरान ने पाकिस्तान को कहा है कि जी आप अमेरिका के साथ हमारी एक बार फिर बात करवाइए, और शायद जेनेवा में शायद ये मीटिंग होगी एज अ न्यूक्लियर पावर। अब समझते हैं पाकिस्तान वाकई में इस वक्त रेलिवेंट है, या फिर एक बार फिर अमेरिका जो है वो अपने लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है। देखिए, रेलेवेंस के कई माने होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल किसके लिए? तो सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान एज ए कंट्री, इज इट इम्पोर्टेंट? तो दुनिया में सिर्फ 10 मुल्क हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो इन दैट सेंस यू कैन से कि इट इज़ इम्पोर्टेंट। देखिए, इम्पोर्टेंस दो तरह के होते हैं। एक कि आप दुनिया के लिए मुफीद हो या दुनिया के लिए परेशानी हो। इधर के तो अब सवाल ये उठता है कि आर यू बेनिफिशियल टू द वर्ल्ड और आर यू नॉट। और तो आई एम नॉट वेरी श्योर कि पाकिस्तान से क्या फ़ायदे हैं दुनिया को। अब थोड़ा रेलेवेंट इसलिए हो गए हैं कि दे हैव बिकम लाइक डोनाल्ड ट्रंप ने उनका इस्तेमाल करना यूज़ किया एज ए मीडिएटर विद ईरान। लेकिन द फैक्ट के ओमान भी यही कर रहा है, कतर भी यही कर रहा है, फिर कभी कभी इजिप्ट और तुर्की का भी रोल आ जाता है। तो उससे साफ ये बात तो है कि पाकिस्तान इज़ नॉट इनफ। यानी अगर पाकिस्तान से अकेले से पूरा काम हो जाता तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ती ना दूसरों की, कतर की वगैरह। दे एक फाउंड। जी। सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन सर एक चीज और मैं ये ऐड करना चाह रही थी कि एक एक डराया या खौफजदा भी लोग लोग फील करते हैं कि अक्सर यहाँ पे कहते हैं कि जी हमारा न्यूक्लियर वेपन कहीं कोई ले ना जाए, जी इसराइल इसके पीछे पड़ा हुआ है, कहीं ईरान को ना दे दिया जाए, कहीं सऊदिया को ना मिल जाए। तो ये वाली डर खौफ मैंने किसी और कंट्री में नहीं देखा। हाँ, ये देखिए, देर आर 2 or 3 थिंग्स अबाउट न्यूक्लियर वेपन्स। एक तो डॉक्ट्रिन की बात आती है, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। तो उसमें तो दुनिया में 2 किस्म के मुल्क हैं, एक जो फर्स्ट स्ट्राइक हैं और एक सेकंड स्ट्राइक स्टेट्स हैं। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर हमेशा द सोवियत यूनियन वाज ए सेकंड स्ट्राइक स्टेट, यानी वो पहले इस्तेमाल नहीं करने वाले थे। अगर उन पे कोई हमला करेगा न्यूक्लियर वेपन से तो वो जवाबी कार्रवाई न्यूक्लियर वेपन से करेंगे। और उनके पास ट्रायड था, यानी वो ज़मीन से, हवा से और पानी से मार सकते थे न्यूक्लियर वेपन। यानी अगर आप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी कर देते तो भी उनके सबमरीन्स आपको जवाब दे सकते हैं। बट अमेरिका वॉज ए फर्स्ट स्ट्राइक स्टेट कोल्ड वॉर के दौरान। यानी फर्स्ट स्ट्राइक स्टेट वही हो स्टेट होते हैं जिनको डर है कि वो कन्वेंशनल जंग हार जाएंगे। इट्स लाइक सेइंग कि मैं आपसे कुश्ती लड़ रहा हूँ और मैं कहा कि जब मैं हारने लगूंगा तो मैं बंदूक निकाल लूंगा, और आप कह रहे हैं कि मैं तो तुमको पटकते रहूंगी लेकिन जब तुम बंदूक निकालोगे तब मैं अपनी निकालूंगी, वरना मैं वैसे ही पटकते रहूंगी। सो इट इज़ लाइक दैट। तो इंडिया इज़ ए सेकंड स्ट्राइक स्टेट, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान इज़ अ फर्स्ट स्ट्राइक एम्बिगुअस स्टेट। उन्होंने अपनी थ्रेशोल्ड नहीं बताई, लेकिन वो फर्स्ट स्ट्राइक स्टेट है। उसका मतलब दे रिकग्नाइज के एट सम पॉइंट अगर जंग लंबी चली सो दे विल हैव टू रिजॉर्ट टू न्यूक्लियर वेपन्स रादर देन लूज। मिसाल के तौर पे अगर फ़ौजें लाहौर तक पहुंच जाती है इंडिया की, तो शायद वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करें, वैसा है। तो एक चीज़ ये है कि द फैक्ट कि अगर आप फर्स्ट स्ट्राइक स्टेट हैं तो दैट इटसेल्फ मेक्स यू मोर डेंजरस। तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के वेपन्स आर मोर डेंजरस देन इंडियाज बिकॉज दे आर फर्स्ट स्ट्राइक रादर देन सेकंड स्ट्राइक। फिर दूसरी चीज़ ये है कि सेफ्टी का सवाल है कि आर दे सेफ के कोई चुरा ना ले या कोई बेच ना ले। तो आपका जो टेक्स्ट आने के बाद मैं थोड़ा चेक किया एंड आई फाउंड थिंग्स वेरी इंटरेस्टिंग कि दोनों इंडिया पाकिस्तान के मेथड्स वेरी सिमिलर हैं। आपको पता है दे आर नॉट असेंबल्ड।
वो अलग अलग रखते हैं। जैसे के तौर पे अमेरिका में अगर मेरे पास तो बंदूकें नहीं है, बट इफ़ यू हैड अ गन और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप बंदूक अलग डब्बे में रखते हैं, गोलियां अलग डब्बे में रखते हैं। ठीक। तो यू हैव टू टेक मेनी स्टेप्स, 2-3 स्टेप लेने हैं बिफोर यू कैन फायर। तो गुस्से में आप इमीडिएटली फायर नहीं कर सकते। आपको एक डब्बा खोल के बंदूक निकालो, दूसरा डब्बा खोल के गोली निकालो, फिर उसमें डालो। सो अजम्पशन है कि बाय दैट टाइम आप काम हो जाएंगे, एकदम इमोशनल नहीं रहेंगे। तो इंडिया पाकिस्तान का भी वैसी सिचुएशन है। अपेरेंटली दे आर नॉट फुली असेंबल्ड एट मोमेंट। लाइक अगर आप कहें कि चले 2 सेकंड में फायर करो, नहीं हो सकता, बिकॉज दे हैव डेलिबरेटली डन दैट टू कीप इट सेफ। और दूसरी चीज ये है कि हर चीज डबल डबल है इंडिया में। मिलिट्री सिविलियन, मिलिट्री सिविलियन, मिलिट्री सिविलियन का कमांड है। मतलब खाली मिलिट्री डिसाइड नहीं कर सकती, और सिविलियन डिसाइड भी कर लिए तो बगैर मिलिट्री के सपोर्ट के दे कैन नॉट एग्जीक्यूट दैट। पाकिस्तान में इट्स अंडर कंप्लीटली मिलिट्री कंट्रोल। आपकी मुझसे एक बार बेनजीर भुट्टो ने मुझसे पूछा था कि पाकिस्तान के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और मुझे बड़ी हैरत हुई थी। मैं बोला, मैडम आप तो प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, आप मुझसे पूछ रही हैं? मुझे कुछ नहीं बताते, वो आने भी नहीं देते थे। आई मीन दैट वाज हर रिस्पांस कि वो मुझे कुछ नहीं बताते और आने भी नहीं देते थे। तो मैंने कहा कि मैं आपको कल बताता हूँ। जब मैं वापस अमेरिका आया तो मैंने जो डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स थे तो वो उनको भिजा दिया था कि भाई आपके पास उस जमाने में 160 थे, अब शायद 192 के करीब। ये चीज तो अभी भी चलती है सर, अभी भी प्राइम मिनिस्टर्स को तो नहीं है हर जगह लेके जाते हैं। तो मुझे यहाँ यूएस सोर्सेज से पता चला था, इट वाज के 168 थे जब, अब 192 के करीब कुछ है। बट द सेकेंड थिंग इज के 9/11 के बाद जॉर्ज बुश ने पाकिस्तान को $100 मिलियन का ग्रांट दिया टू मेक द न्यूक्लियर वेपन सेफ। तो उनकी जो फिजिकल सिक्योरिटी है वो प्रोटोकॉल सारे अमेरिकन ने डिज़ाइन किए और अमेरिकन ने उसको फाइनेंस भी किया है। सो इसलिए अमेरिकन जो मिलिट्री है दे आर नॉट वरीड कि ये अनसेफ है या नहीं। दैट इज़ नॉट ए कंसर्न फॉर द यूएस मिलिट्री। पॉलिटिशियंस की बातें और है। जो बाइडन ने कहा था कि पाकिस्तान इज़ द most unsafe country in the most dangerous country in the world because of their nuclear weapons. So in that sense कि ये डर के कोई चुरा के लेके भाग जाएगा या ये नहीं होगा। जो दूसरा डर है पाकिस्तान से, 2 किस्म का डर है जो इंटरनेशनल कम्युनिटी। एक तो आपके पास रेडिकल्स बहुत हैं कि पागल बहुत हैं, मतलब रिलीजियस फैनेटिक्स की ये परसेप्शन बहुत है कि भाई रिलीजियस फैनेटिक्स बहुत हैं, तालिबान भी है, टीटीपी भी, इस तरह के लोग बहुत हैं। और अगर उनके हाथ, मतलब आजकल तो कम है ना, लेकिन अगर आप 5-6 साल पहले अगर आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा चर्चे चल रहे थे। शिया सुन्नी के सेक्टेरियन फाइट्स में काफ़ी एक्सट्रीमिस्ट मार रहे थे लोकल आपके। अब तो बाहर वाले अफगान आके मार रहे हैं, बट आपके लोकल भी बहुत थे। तो देयर वाज लॉट ऑफ फियर। इनफैक्ट एक सेनेट में हियरिंग भी हुई थी यूएस में कि पाकिस्तान के जो रेडिकल तबका है उनके हाथ में अगर न्यूक्लियर वेपन्स आ गए तो क्या होगा। सो दे आर सेफ, लेकिन सेफ का डब्बा उनके हाथ में आ गई, चाबी उनके हाथ में आ गई तो क्या होगा। दैट वाज वन कंसर्न। और दूसरा कंसर्न ये था कि पाकिस्तान हैज़ ए हिस्ट्री ऑफ थोड़ा प्रोलिफरेशन। वो क्या नाम था उनका, खादर खान था उनका नाम, खादर खान साहब जो आपके जो न्यूक्लियर वेपन के फादर हैं उनको, कदीर खान, कदीर खान साहब। हाँ, तो कदीर साहब ने, देयर इज अ फीलिंग कि कदीर साहब इज प्रोबेबली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोलिफरेटिंग इट टेक्नोलॉजी टू नॉर्थ कोरिया वगैरह। तो ये तो चर्चा चल रहा है कि शायद ईरान को भी थोड़ा बहुत उन्होंने सिखाया है या नहीं। सो देयर इज दिस फियर इन द यूएस कि पाकिस्तान के पास तो आ गई है टेक्नोलॉजी, अब पाकिस्तान के थ्रू से वो दूसरे ऐसे मुल्कों को जा सकती है जो इजराइल को खतरा करें, राइट, या अमेरिका भी। तो 9/11 के बाद वॉर ऑन टेरर में बहुत दिस वाज द बिग इश्यू कि सूटकेस बॉम्ब्स बन सकते हैं और फिर वो सूटकेस बॉम्ब से वो अमेरिका में स्मगल हो जाएंगे एंड देन दे विल बी यूज्ड अगेंस्ट हिम। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ दिस स्पेकुलेशन। देखिए अमेरिका में अगर आप वाशिंगटन डीसी का मैप देखेंगे, नक्शा, तो उसके अतराफ एक रोड है, हाईवे कॉल 495 है। तो हमारे पास जो हाईवेज होते हैं उनका नाम आई से होता है। इंटरस्टेट 95 है जो मायामी से मॉन्ट्रियल तक जाती है।
तो ये जब शहर में आते हैं तो ये शहर के अतराफ फैल जाते हैं, तो इट बिकम्स I-295, I-495, I-395 इस तरह हो जाते हैं वो गोल। तो सिटी को आप बाईपास कर दे सकते हैं। तो जो अगर आप मैप देखें वाशिंगटन तो I-495 इसके अतराफ से जाती है, फिर वो बॉल्टीमोर को 95 बन जाती है। तो वो 495 बेल्ट, उसको बेल्टवे कहते हैं हम। बेल्टवे के अंदर एक लफ्ज़ है कॉल्ड बेल्टवे बैंडिट्स। तो बेल्टवे के जो ये डाकू हैं, इनका मकसद ही अमेरिका के डिफेंस बजट को या अमेरिका के नेशनल बजट को लूटना। तो ये थिंक टैंक्स हैं, लॉबीज ग्रुप्स हैं, इनका मकसद ही ये रहता कि अमेरिका को जाए, डराएं और उनसे पैसे ले लें। तो देयर विल बी ए थिंक टैंक सेइंग के बिग डेंजर फॉर अमेरिका, पाकिस्तानी न्यूक्लियर वेपन्स। फिर उनको ग्रांट मिल जाता है व्हाट टू डू अबाउट इट, फिर उनका खाना पानी चलता है वैसा, इसलिए उनको बैंडिट्स कहते हैं। तो ऐसे देयर आर पीपल 9/11 के वक्त तो बहुत पैसे बनाए लोगों ने फ्रॉम द US गवर्नमेंट की, ये डर है वो डर है, एक्सिस ऑफ ईविल वगैरह वगैरह। तो उन ज़माने में ये चर्चा काफ़ी उठ रहा था। अब जो करंट चर्चा जो उठा है, आपके खुद जो आपके 2025 में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पास हुए पाकिस्तान में, जिससे पाकिस्तान का जो नेशनल सिक्योरिटी सेटअप है उसमें चेंजेस आए हैं, जिसके वजह से वो चेंजेस अभी शायद इस हफ्ते आए, जिसमें आमिर रजा नाम के एक 3 स्टार जनरल को प्रमोट करके उनको 4 स्टार जनरल बनाकर इज नाउ इन चार्ज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डिटरेंस के वो इंचार्ज बन गए। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज अब वो ISI के जनरल जो 3 स्टार होता है तो उनसे वो सीनियर हो गए, सो ही बिकम द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिलिट्री। तो अब सवाल लोगों का उठने लगा है कि व्हाई डिड पाकिस्तान फील द नीड टू रेज द सीनियरिटी, इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिए। सो दैट इज व्हाई इस पे डिस्कशंस चल रहे हैं इंटरनेशनल सिक्योरिटी कम्युनिटी में कि पाकिस्तान का। बट आई कैन टेल यू दिस मच के अगर ज़रा भी फिजिकल चीज़ अगर अनसेफ रहती तो अमेरिकन तो बहुत गड़बड़ करते, दे विल बी द फर्स्ट टू गो क्रेजी, इजराइल फर्स्ट टू गो। इजराइल का प्रॉब्लम इज़ नॉट द न्यूक्स, इजराइल का प्रॉब्लम इज़ आपकी जो बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी है, जो समझ रहे हैं कि अल्टीमेटली बीच में चर्चा शुरू हुई थी कि व्हाई डज पाकिस्तान नीड मिसाइल्स दैट कैन रीच द US। अगर आपको इंडिया को मारना है तो 1000 किलोमीटर का रेंज काफ़ी है, आपको क्या कलकत्ता को मारना है ठीक है, उसको 3000 किलोमीटर काफ़ी है। व्हाई डू यू नीड 10,000 माइल्स की रेंज कि आप अमेरिका को मारना चाह रहे हैं या इजराइल को मारना चाह रहे हैं। तो वो बैलिस्टिक मिसाइल का इन कॉन्टेक्स्ट वो बैलिस्टिक मिसाइल और ख़तरनाक हो जाते हैं बिकॉज योर न्यूक्लियर पावर, यानी आपकी जो अगर आपके पास बैलिस्टिक मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल्स आ जाते हैं, दे आर मोर डेंजरस देन ईरान बिकॉज देन दे कैन बी कैरिंग न्यूक्लियर वेपन्स, राइट। तो उस सिलसिले में एक हियरिंग हुई थी वाशिंगटन में सेनेट में, बट उससे पॉलिसी में कुछ तब्दीली वगैरह चेंजेस नहीं आई एंड आई थिंक पाकिस्तान इज स्टिल मूविंग फॉरवर्ड ऑन दैट। बिल्कुल, लेकिन उसी के साथ अगर जैसे आपने अमेरिका की भी बात की, तो अमेरिका को हमेशा से हम लोगों ने यही देखा है कि वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ही सपोर्ट करती आई है, कभी सिविलियंस को सपोर्ट नहीं किया। अभी भी इमरान खान को जो हटाया गया तो इमरान खान ने कहा दी अमेरिकन मुझे हटाना चाह रहे हैं, लेकिन जब जब ये डिक्टेटरशिप आई है वो सालों साल चली है। तो क्यों ऐसा लगता है कि ये लोग अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो हमेशा डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करती है पाकिस्तान में? देखिए, मैंने कई बार इसके बारे में लिखा भी है कि अमेरिका डेमोक्रेसी को STD के तौर पे ट्रीट करती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ की तरह। वो चाहती है कि अपने दुश्मनों के पास हो लेकिन दोस्तों के पास ना। सऊदी अरेबिया पे कभी प्रेशर नहीं है कि डेमोक्रेटाइज करें आप या जॉर्डन पर, ईरान पे बड़ा डिमांड था कि आप डेमोक्रेसी बन जाए। अगर डेमोक्रेसी इतनी अच्छी चीज़ है तो दोस्तों को देना, पहले दुश्मनों के पीछे क्यों पड़े हुए। तो पाकिस्तान पे कभी अमेरिका की तरफ से ऐसे डेमोक्रेटिक कंडीशंस नहीं आए। यूरोप से थोड़े बहुत आते रहते हैं, अभी जो आई थी यूरोप की मिनिस्ट्री आपको, तो शी वाज कमिंग टू चेक के थोड़े उनके जो कंडीशंस हैं विद रिगार्ड्स टू ह्यूमन राइट्स। तो आपको याद है पिछले 1.5 महीना पहले डोनाल्ड ट्रंप ने नए टैरिफ लगाए थे ऑन फोर्स्ड लेबर, जिसमें भारत पे 12.5% और पाकिस्तान पे 10% टैरिफ लगे थे।
वो इसलिए लगे थे क्योंकि पाकिस्तान एक्चुअली हैज़ अ लॉ अगेंस्ट अनफोर्स यूजिंग फोर्स लेबर, इंडिया के पास नहीं था। इंडिया ने अब वो चेंज कर दिया है। सो इंडिया हैज़ कन्विंस द यूएस कि हम लॉ पास कर रहे हैं, या पास कर दिया उन्होंने। एंड सो अब पाकिस्तान की तरह यूएस इंडिया भी 10% की रेंज में आ गया। बट वो जो पाकिस्तान के पास वो लॉ इसलिए था बिकॉज ऑफ द यूरोपियन यूनियन के प्रेशर से जो आ रहे थे एड, फॉरेन एड के लिए। सो वाइल देर इज सम प्रेशर फ्रॉम यूरोप, अमेरिका से कभी पाकिस्तान के ऊपर डेमोक्रेटाइजेशन के दबाव इसलिए नहीं था कि अथॉरिटेरियन मुल्कों के साथ डील करना आसान है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इजराइल के साथ आपने कोई डील की तो नेतन्याहू कांट साइन इट, ही विल हैव टू गो टू हिज पब्लिक। वो कहेगा कि अब हम रेफरेंडम कराएंगे हमारे साथ, पब्लिक सपोर्ट करती है या नहीं। लेकिन एमबीएस तो क्या रेफरेंडम थोड़ी कराएंगे, वो आदत खराब थोड़ी करेंगे अपनी पब्लिक की, वो डिसाइड कर लेंगे सिंगल हैंडेडली। सो ही इज इजी टू हैंडल। तो फॉर अमेरिका अथॉरिटेरियन कंट्रीज आर इजी टू डील विद बिकॉज दे आर नॉट अ प्रॉब्लम। मुझे याद है जब अमेरिका इराक पे हमला कर रहा था तो तुर्की वॉज नॉट ज्वाइनिंग इट। तो तुर्की पर काफ़ी प्रेशर था कि ज्वाइन करे वो वॉर इन इराक। तो मैं एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था, तो मेरी काफ़ी एक सीनियर बंदे से मुलाकात हुई, मैं उनका नाम नहीं लूँगा वरना आप लोग पहचान लेंगे। तो मैंने कहा उनको, यार देखो मैक्रोन भी तो फ्रांस भी तो नहीं ज्वाइन कर रहा है, तो फ्रांस पे भी प्रेशर है। आप साफ कह दें कि हम बरतानिया की तरह नहीं है, हम डेमोक्रेसी हैं। वी आर नॉट लाइक ग्रेट ब्रिटेन, जो टोनी ब्लेयर डिसाइड्स टू गो, 80% पब्लिक ओपिनियन वाज अगेंस्ट द वॉर इन इराक। इन यूके, यूएस में भी पब्लिक ओपिनियन वाज अगेंस्ट इट, फिर भी ये दोनों ने वॉर को गए थे, जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश एंड टोनी ब्लेयर। लेकिन फ्रांस डिडंट ज्वाइन बिकॉज पब्लिक ओपिनियन के खिलाफ वो नहीं जाना चाह रहा था। तो मैंने उनको कहा, भाई आप अपने डोमेस्टिक सर्वे करा लें, आपको तो 90% पब्लिक मिल जाएगी। मतलब ऑनेस्ट सर्वे आप अमेरिकन से ही करवा लें, सर्वे पैसे देकर, दे विल डू द सर्वे एंड दे विल टेल यू कि 95% ऑफ द पॉपुलेशन वाज अगेंस्ट अ वॉर इन इराक। देन यू टेल देम वी आर अ डेमोक्रेसी। और वो गया नहीं ना, टर्क्स डिडंट गो टू द वॉर विद इराक। तो वो प्रॉब्लम हो जाता है डेमोक्रेसी के साथ। लेकिन अगर सऊदी अरेबिया को प्रेशर डाले तो सऊदी अरेबिया ना कैसा कहेगा? अगर वो ना कहा तो then they'll say, okay, it's because of you, we want regime change. So America doesn't promote democracy in the Muslim world because they want to dictate their foreign policy. और अगर अथॉरिटेरियन regimes हैं तो आसान हो जाता है। तो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, आपके ख्याल से वो सिक्योर है? उसके ऊपर कोई खतरा तो नहीं है कि अमेरिका ले लेगा या रोक देगा, या आपके ख्याल से उसके कंट्रोल में है, ये अपनी मर्जी से कर सकते हैं कुछ? देखिए, पाकिस्तान की मिलिट्री का ये एक ही अचीवमेंट है कि दे बिकेम ए न्यूक्लियर पावर, तो दे विल पुट ऑल देयर रिसोर्सेज टू प्रोटेक्ट इट एंड गार्ड इट, और सो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। देखिए, अभी तक जितने भी मुल्कों का न्यूक्लियर वेपन्स निकाले गए हैं, दे हैव बीन डन वॉलंटरीली। साउथ अफ्रीका और स्वीडन, दो ही मुल्क हैं जिन्होंने वॉलंटरीली गिव अप किया अपनी न्यूक्लियर वेपन्स की कैपेबिलिटीज़। साउथ अफ्रीका तो ऑब्वियस था, वो कालों के हाथ में, बेसिकली दे डिडंट वांट, रेसिज्म था वहाँ पे, गोरे गवर्नमेंट डिडंट वांट ब्लैक्स टू हैव वेपन्स, तो वो नहीं दिया उनको। सो स्वीडन इज़ द ओनली एथिकल आप एग्जांपल दे सकते हैं। और अर्जेंटीना और ब्राज़ील ने पॉलिटिकल दबाव के अंडर फ्रॉम द वेस्ट दे gave up their nuclear programs. वो अभी न्यूक्लियर पावर्स बने नहीं थे, they were never nuclear powers, they just gave up their programs. और फिर सोवियत यूनियन के जो रिपब्लिक्स हैं, जो यूक्रेन वगैरह थे, कजाकिस्तान, ये सारे न्यूक्लियर पावर्स थे, इन्होंने सारे हथियार दे दिए ना वापस रशिया को। सो अब यूक्रेन तो पछता रहा है कि हमने जो न्यूक्लियर वेपन्स दे दिए, उनको गारंटीज दिए गए थे नो वन विल अटैक देम, और नोबडी हैज़ फुलफिल्ड दोज गारंटीज। एक तरह से यूक्रेन को जो गारंटीज वेस्ट ने दी थी, दे हैव नॉट फुलफिल्ड दोज ऑब्लिगेशंस। हमने कुछ बात जो है वो नेचुरल स्ट्रेटेजिक कमांड के ऊपर भी करनी थी, जो हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, आमिर रजा को जो बनाया है 4-स्टार जनरल, ही इज हेड ऑफ द नेशनल स्ट्रेटेजिक काउंसिल, जो आपका जो, तो वो दैट इज इन चार्ज ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज और स्ट्रेटेजिक डिटरेंस की बात कह रहे हैं। तो
जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन्स है, उसका मेंटेनेंस, उसका डेवलपमेंट वगैरह, मेरे ख्याल से इजराइल और नॉर्थ कोरिया के बाद सबसे ज़्यादा नए हथियार, इनफैक्ट शायद इजराइल से भी ज़्यादा नए न्यूक्लियर वेपन्स आप ही के पास हैं। बिल्कुल। हाँ, और शायद देयर वाज वन पॉइंट वेयर इट वाज एक्चुअली बिगर देन इंडिया, जो न्यूक्लियर आपका स्टॉक पाइल था। तो सो इट इज पहले था, कुछ चर्चे पहले था, अभी हाँ, शायद दोबारा से इंडिया के ज्यादा हो गए। इंडिया के ज़्यादा हो गए। या हाँ, सो दे हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी एंड एफर्ट इन दैट प्रोग्राम, और बिकॉज वो अमेरिका के साथ इतना क्लोजली कोऑपरेट करते हैं मिलिट्री टू मिलिट्री, आई थिंक दे हैव, आई थिंक आपकी सिविलियन गवर्नमेंट से ज़्यादा अमेरिका की मिलिट्री जानती है आपके न्यूक्लियर वेपन्स का हाल। बिल्कुल। लेकिन सर लास्ट में मैं ये जरूर पूछूंगी, राजनाथ सिंह साहब के एक स्टेटमेंट ने बड़ी हलचल मचाई हुई है। वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान से बात नहीं होनी, और ये कोई नई बात तो नहीं है, मैं तो बहुत अरसे से यही सुनती चली आ रही हूँ। तो अब इतना ज्यादा परेशान क्यों है सब लोग? वो आई डोंट नो व्हाई पाकिस्तान में इतना हलचल मच रही है। राजनाथ सिंह वो बेसिकली कारगिल की जो सेलिब्रेशन या एनुअल, उसके ऊपर वो तकरीर कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से बात करेंगे तो सिर्फ पीओके के बारे में बात करेंगे और उससे हट के कुछ बात नहीं करना चाह रहे। बट आई थिंक दिस इज़ नॉट डायरेक्टेड एट पाकिस्तान, ये डायरेक्टेड एट आरएसएस है, जो डिमांड कर रहा है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात, नेगोशिएशंस। आपने पिछले, याद होगा पिछले एक महीने पहले काफ़ी चर्चा चल रही थी कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी चल रही है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, कोलंबो में, बैंकॉक में हुआ था, फिर लंदन में और टोरंटो। तो 4 मीटिंग्स हो चुके हैं पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर। फिर आरएसएस भी कहने लगा कि वी नीड टू हैव नेगोशिएशंस। आई थिंक कि आरएसएस जब के जो नंबर 2 जो अमेरिका आए थे, तो उनके ऊपर कुछ अमेरिकन लीडर्स ने कुछ कहा जिसकी वजह से वो उस तरह के बयान दे रहे थे। तो दिस इज़ लाइक एन इंटरनल डिबेट बिटवीन आरएसएस एंड बीजेपी, एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विद पाकिस्तान। क्योंकि देखिए, बोलना एक चीज़ है, करना दूसरी चीज़ है। अजीत डोवल ने आपके बाजवा साहब के साथ काफ़ी सीक्रेट नेगोशिएशंस उन्होंने किए थे, फिर उसके बाद सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ, तो 5 साल तक रहा वो पहलगाम तक। सो इंडिया मतलब पॉलिटिकल डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए वो जो बातें कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट स्ट्रेटेजिकली अगर ज़रूरत है तो वो करेंगे नेगोशिएशन। लेकिन सर इनको ये भी देखना चाहिए ऑन अ लाइटर नोट के किससे बात कर रहे हैं। अगर वो चीमा साहब जैसों से बात करेंगे तो चीमा साहब ने तो समोसे पकौड़े खाने और काम भी नहीं करना, निकल जाना है। मेरे जैसों से बात करेंगे तो मैं काम भी करूंगी और काम पीऊंगी भी, निकल जाना। सर वो होना चाहिए। तो एक नई बात यहाँ पे, क्रिस्टीन फेयर का नाम जानते हैं आप? क्रिस्टीन फेयर, हाँ, क्रिस्टीन फेयर तो उसी यूनिवर्सिटी से जहाँ से मैंने ग्रेजुएट किया ना, तो क्रिस्टीन जॉर्ज टाउन में होती है। तो क्रिस्टीन फेयर ने कहा कि पाकिस्तान का जो पंगा है इंडिया से, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कश्मीर, इट इज़ ऑल्सो कि वो पाकिस्तान बेसिकली इज़ वरीड कि इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है तेज़ी से। So it is not कि so Pakistan wants Kashmir, but also Pakistan doesn't want India to become so far ahead of it. तो चीमा साहब इज़ वेरी वरीड अबाउट द सेकेंड पार्ट। वो समझते हैं कि सिक्योरिटी वाइज पाकिस्तान इज़ ऑन पार विद इंडिया। उनकी बातों से ऐसा लगता है कि दे आर नॉट, एटलीस्ट ही इज़ नॉट वरीड मिलिटरीली कि हाँ हम देख लेंगे, वैसी बात है उनकी। बट इकोनॉमिकली, क्योंकि मतलब अब कब तक डिनाई करेंगे हकीकत, वो तो नहीं, सामने है हम देख उनकी। तो लेंगे सर, लेकिन 4 दिन देखेंगे, 5वें दिन की गारंटी नहीं है। और इस बार भी 4 ही दिन थे और लोग कह रहे थे अगर 5वां दिन हो गया होता तो कहानी बिल्कुल ही पलट गई होती। I don't know, I think दोनों मुल्क काफ़ी गरीब हैं and they can't afford to fight for too long. उनके ऑयल रिजर्व्स भी ज़्यादा लंबे नहीं हैं। So these are not countries which can have long war। जैसे यूक्रेन इसलिए बचा हुआ है कि सारा वेस्ट उसको पैसे दे रहा है, एड वगैरह, और रशिया इज़ अ बिग कंट्री विथ लॉट्स ऑफ ऑयल वेल्थ, इसलिए चल जा रहा है। वरना इतना एक्सटेंडेड वॉर के, देखिए वॉर बगैर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज के बात ही नहीं कर सकता। इट इज़ पॉइंटलेस टू टॉक अबाउट इट। 2 मिनट में हथियार ख़त्म हो जाएंगे, फिर ख़रीदेंगे कहाँ से, लेकर आएंगे। सो इट्स ए ह्यूज चैलेंज। तो मुझे लगता है कि जो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस है, आई थिंक पाकिस्तान शुड कंसिडर कि जो गैप
बढ़ रहा है बिटवीन पाकिस्तानी कैपेबिलिटीज इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल। देखिए हमारे पास इंडिया में अब स्पेस प्रोग्राम है, कुछ नहीं है आपके पास, टेक है, एआई में भी एटलीस्ट इंडिया इज़ कंसिडर्ड इन द टॉप 4 और 5 कंट्रीज, हर फील्ड में दे आर देयर, इकोनॉमी भी काफ़ी बड़ी हो गई, 10 गुना से भी ज़्यादा हो गई है। सो ये जो गैप बढ़ रहा है, इस गैप को पाकिस्तान शुड थिंक ऑफ इट एज ए नेशनल सिक्योरिटी इशू, ना कि खाली हवाई जहाज़ों से, बमों से गैप को नहीं भर सकते। बिल्कुल नहीं, इस तरफ इनको सोचना चाहिए और इस तरफ ही काम भी करना चाहिए। सिर्फ मिसाइल्स बनाते रहे और हर वक्त भारत को धमकियां देते रहे, कभी अफगानिस्तान को, इससे काम नहीं चलेगा। बहुत शुक्रिया सर, इसका आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। बाय।